जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में पूरी तरह से मस्त होंगे। सभी को नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ। आपके जीवन में ये नया साल खुशियाँ लेके आए और मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा, क्योंकि यही नए साल में आपका भी एग्ज़ाम है, तो इसे देखते हुए आप चलें, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचा है। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे जितने भी बच्चे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन सेंटर में, सभी लोग अच्छे मार्क्स लेके आएं, ताकि आपके गार्जियन आपके ऊपर गर्व करे। तो इतना ही बोलूँगा और सबके जीवन में खुशियाँ लाए। तो मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो आइए क्वेश्चन में देखिए, 2011 का सबसे पहला क्वेश्चन है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अपवर्तन कोण की गणना करें जब किसी कांच के प्लेट पर प्रकाश किरण ध्रुवन कोण पर आपतित होती है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग को पढ़ाया गया, मान लेते हैं ये प्लेट है और इस पे जो किरण आया वो ध्रुवन कोण पे आया। किस कोण पे आया भाई? ध्रुवन कोण पर। और आपको पता होना चाहिए ध्रुवन कोण को हम लोग डिनोट करते हैं आईपी से। और जब कोई किरण ध्रुवन कोण पे आती है तो आपको पता होना चाहिए कि परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। सभी विद्यार्थियों को मालूम होगा। तो आइए इस R का मान आपको निकालने बोल रहा है क्वेश्चन में। आप ये बताइए आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का, तो ये भी कितना होगा भाई? आईपी। और एक रेखा पे टोटल एंगल कितना बनता है भैया? 180। तो आप ये बताइए, ये पार्ट 90 है तो इन दोनों पार्ट को मिला के भी कितना होगा? 90। अर्थात R प्लस आई पी का मान कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि अपवर्तन कोण और ध्रुवन कोण का योग कितना डिग्री होता है, तो आपको जवाब देना है 90 डिग्री। आपको यही R का मान निकालना है। और R का मान निकालने के लिए आपको मालूम होना चाहिए आईपी। तो आईपी सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ब्रूस्टर के नियम से। ब्रूस्टर के नियम से आप लोग पढ़ के आए हैं म्यू बराबर 10 आईपी। बताइए म्यू का मान कितना दिया हुआ है? 3/2 10 आईपी। तो बताइए यहां से आईपी का मान निकलेगा 10 इनवर्स 3/2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आईपी बराबर 10 इनवर्स 1.5। और इसका मान आपको याद रखना है, होता है 57 डिग्री 11 मिनट। 57 डिग्री 11 मिनट में भी आप देख सकते हैं अपने कैलकुलेटर में मान निकाल के, क्या ये मान सही है? अगर सही है तो कमेंट में ज़रूर बताएं हाँ ये सही है। देखिए आईपी का मान निकल गया। अब हमको निकालना है किसका मान भाई? R का मान। तो देखिए हम लोग जानते हैं, वी नाउ दैट R प्लस आई पी बराबर होता है 90 डिग्री। कितना? R प्लस आई पी बराबर होता है 90 डिग्री। तो आपको R निकालना है तो 90 माइनस आई पी हो जाएगा, कोई दिक्कत? 90 आई पी का मान 57 डिग्री 11 मिनट। जब आप इसे घटाएंगे तो 32 डिग्री 49 मिनट लमसम आएगा। आप देख ले घटा के, अगर सही है तो कमेंट में बताएं क्या ये सही है या नहीं।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न का आंसर समझ में आया होगा। अगर आया है तो आप इसे स्क्रीनशॉट एक बार जरूर ले लें। तो सभी लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम आपके लिए नए साल में भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आ रहे हैं। तो बस आपसे बस यही विनती है, यही निवेदन है कि समय को बर्बाद ना करें फेसबुक इंस्टाग्राम के पीछे। हम जितना बनाते हैं वीडियो, केवल आप उस पार्ट को देखें, बाकी बात अपने सिलेबस पे फोकस करें। आने वाले एग्ज़ाम के सिलेबस पे फोकस किया जाए। समय को बर्बाद प्लीज़ ना करें, आपसे बस यही विनती है। हम कल से नए साल के अवसर पे कुछ विद्यार्थी का डिमांड है कि सर ऑब्जेक्टिव करवाइए, तो हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव को भी लेके आ रहे हैं और कुछ बड़े बड़े प्रश्न को भी लेके आ रहे हैं 5 नंबर के लिए, चाहे फिजिक्स के हो चाहे केमिस्ट्री का हो, ताकि आने वाले एग्जाम में आपका हर क्वेश्चन का आंसर मिल पाए, बन पाए, ताकि आप एग्जाम में अच्छे परफॉर्म करें, क्योंकि आपके लिए 2024 बहुत बेस्ट हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद विद्यार्थी। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में मिलते हैं, और इससे आप जुड़े हुए हैं इस प्रश्न से, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि लेजर किरणों की किन्हीं 4 मुख्य विशेषताएं को बताएं। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हें ध्यानपूर्वक सुने। सबसे पहला विशेषता है लेजर किरणें एक वर्णी होती है, अर्थात एक रंग की होती है, जिसे आप मोनोक्रोमेटिक के नाम से भी जानते हैं। लेजर किरणें की निश्चित दिशा होती है, जैसे आप ये समाइल लाइट देखते हैं, इसका दिशा हर तरफ होता है। लेजर किरणें का दिशा हर तरफ नहीं होता, एक निश्चित दिशा में जाती है। तीसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, लेजर किरणों की तीव्रता बहुत अधिक होती है। फिर से याद कीजिए, लेजर किरणें एक वर्णी होती है, लेजर किरणें निश्चित दिशा में जाती है, लेजर किरणों की तीव्रता बहुत अधिक होती है, और लेजर किरणें अवशोषित हुए बिना भी बहुत दूर तक जा सकती है, और लेजर किरणें की तीव्रता बहुत अधिक होता है। देखिए सेम चीज़ लिखा गया है, तो आपको सेम चीज़ नहीं लिखना है, दोबारा सेम चीज़ लिखा गया, क्योंकि आपको 4 पॉइंट लिखना है, 4 ही पॉइंट लिखना है। 4 पॉइंट हम लोग लिख दिए, फिर से पढ़िए। लेजर किरणें एक वर्णी होती है, लेजर किरणें दिशात्मक होती है, लेजर किरणों की तीव्रता बहुत अधिक होती है, लेजर किरणें अवशोषित हुए बिना भी दूर तक जा सकती है। तो क्या याद हो गया? अगर याद हो गया तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। जय हिंद, नमस्कार विद्यार्थी। आइए हम लोग 2011 का नेक्स्ट प्रश्न में मिलते हैं, और आप सभी को दिल की गहराइयों से मिथिला रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो क्वेश्चन को पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तपायनिक उत्सर्जन की प्रक्रिया सिर्फ सतह पर क्यों होती है? सबसे पहले आप जाने तपायनिक उत्सर्जन क्या है। अरे यार बड़ा आसान है। जब किसी धातु के प्लेट पे ताप के कारण इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, तपायनिक उत्सर्जन कहलाता है। जब किसी धातु की प्लेट पर ताप के कारण इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, तपायनिक उत्सर्जन कहलाता है। पूछ रहा है ये सिर्फ सतह पर ही क्यों होता है? क्योंकि सतह पर ही मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसीलिए तपायनिक उत्सर्जन सतह पर ही होता है। कैसा लगा? बड़ा आसान है या नहीं? फिर से बोले कि जब किसी धातु के प्लेट पर ताप के कारण, निश्चित ताप के कारण इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना ही तपायनिक उत्सर्जन कहलाता है।
और आपसे पूछा गया कि यह सतह पर ही क्यों होता है, तो सतह पर इसलिए होता है क्योंकि सतह पर ही मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। बड़ा आसान है, लिखें आप लोग। जब किसी धातु के प्लेट पर, जब किसी धातु के प्लेट पर किसी निश्चित तापमान के कारण, किसी निश्चित तापमान के कारण, किसी निश्चित तापमान के कारण इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना ही, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना ही तापायनिक उत्सर्जन कहलाता है। तापायनिक उत्सर्जन कहलाता है। ये सिर्फ सतह पर इसलिए होती है, ये सिर्फ सतह पर इसलिए होती है क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन सतह पर उपस्थित होते हैं। कैसा लगा, कैसा लगा प्यारे विद्यार्थियों? तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं? आइए हम लोग 2011 का नेक्स्ट प्रश्न में मिलते हैं। और ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है फॉर एग्जाम के लिए। अगर 2 नंबर में नहीं आया तो उम्मीद करते हैं ऑब्जेक्टिव में यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। इसलिए मेरे सारे वीडियो को वॉच करें, क्योंकि जितना भी वीडियो बनाया जा रहा है उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक ही है, आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए, और कोई पर्पस नहीं है। तो ध्यान पूर्वक सभी लोग वीडियो को देखें, डेली वीडियो को वॉच करें, एक भी वीडियो छोड़े नहीं। हो सकता है अगर एक वीडियो मिस कर दें वहीं से क्वेश्चन आ जाए तो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है 12 साल का। तो आप जल्द से जल्द जुड़े इस चैनल पर, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तरंग से जुड़े वैद्युत ऊर्जा घनत्व एवं चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखें। सूत्र लिखना है और आपको दर्शाना है कि इन दोनों का अनुपात 1 होता है या नहीं। तो सबसे पहले आप इसका परिभाषा का स्क्रीनशॉट ले लें, और एग्जाम में पूछा भी जाता है। देखिए विद्युत ऊर्जा घनत्व कितना आसान परिभाषा है। इसमें बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा का मान ही वैद्युत ऊर्जा घनत्व कहलाता है। चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र में प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा का मान ही चुंबकीय ऊर्जा घनत्व कहलाता है। इसमें भी ऊर्जा का मात्रा एकांक आयतन में होगा और इसमें भी ऊर्जा का मात्रा एकांक आयतन में होगा। अब बताइए यदि इन दोनों का मान अगर बराबर है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं यूई से और इसको डिनोट करते हैं यूबी से। अगर दोनों का मान बराबर होगा तो कन्फर्म है कि इन दोनों का अनुपात 1 आएगा। तो आएगा कब? जब इन दोनों में एकांक आयतन में ऊर्जा का मान बराबर हो। तो ये तो सिद्ध हो चुका है कब? जब दोनों में ऊर्जा का मान एकांक आयतन में बराबर होगा तो कन्फर्म है कि इन दोनों का मान का अनुपात 1 आएगा। तो आएगा। अब ध्यान पूर्वक देखें, दोनों का सूत्र पूछा जा रहा है। तो प्यारे मित्र, तो देखें सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला। ध्यान से देखें विद्यार्थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत करता है और ऑब्जेक्टिव में आप ऐसे गलती ना करें। देखिए आपको फॉर्मूला ऐसे भी मिल सकता है
और ये तभी होता है जब इसका वैल्यू आरएमएस में दिया रहता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र दिया रहता है वर्ग माध्य मूल में रूट मीन स्क्वायर में। फॉर्मूला ये भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग प्यारे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग पढ़े होंगे धारा के लिए आई आरएमएस बराबर होता है आई नॉट बाय रूट 2। तो ये जो है आरएमएस में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ भाई? आरएमएस में। किस में दिया हुआ भाई? आरएमएस में। किस में दिया हुआ भाई? आरएमएस में। ये जो मान है किस में दिया हुआ है? आरएमएस में। अगर इसी मान को अगर इस प्रकार से लिखा जाएगा तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए बी आरएमएस को आप क्या लिख सकते हैं? बी नॉट बाय रूट 2। क्या लिखेंगे? बी नॉट बाई रूट 2। इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर दीजिए, 1 बाय म्यू नॉट है तो म्यू नॉट दीजिए। चलिए आगे बढ़िए, कितना हो जाएगा? 1 बाई 2 बी नॉट का स्क्वायर, बी नॉट का स्क्वायर, और 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल कितना होगा भैया? 2, तो 2 दूना कितना होगा? 4। बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट। याद रखिएगा इसका आंसर ऐसे भी दिया जा सकता है, अगर इस फॉर्म में है तो 4 होगा, आरएमएस में है तो यहां पे 2 होगा, लेकिन ऊर्जा घनत्व विद्युत क्षेत्र में ये होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू होता है ई का स्क्वायर। ई का स्क्वायर किसमें? आरएमएस में। किसमें? आरएमएस में। इसको आप भी नॉट में जब कन्वर्ट कीजिएगा तो बताइए ये क्या लिखाएगा? ई नॉट बाय रूट 2 और मान बिठा के ये ला दीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव को आप ध्यानपूर्वक बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। यह है विद्युत ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला और यह है चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला। तो उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न का आंसर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो स्क्रीनशॉट पहले लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं? आइए 2011 का नेक्स्ट प्रश्न मिलते हैं और ये प्रश्न काफ़ी आसान है। पूछा जा रहा है प्रतिरोधकता का व्यंजक लिखें किसी चालक के लिए। आपको पता है जब कोई चालक है तो चालक का ये भाग होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? ए से। और ये इसका क्या होता है? चालक का लंबाई। क्या होता है? चालक का लंबाई। और इसके प्रतिरोधकता को डिनोट किससे करते हैं? रो से। तो आप ये बताइए प्रतिरोधकता का व्यंजक किसी चालक के लिए लिखें तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिरोधकता का फॉर्मूला इससे निकल जाएगा, R बराबर रो इंटू एल बाई ए से। क्रॉस गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा? R इंटू ए बराबर हो जाएगा रो इंटू एल। तो रो बराबर बताइए क्या हो जाएगा? R इंटू ए बटे एल। ये हो गया प्रतिरोधकता का सूत्र हो गया। तो इसमें प्रत्येक अवयव को समझाना है तो लिखिए, जहां रो क्या है भैया? प्रतिरोधकता। रो क्या है? प्रतिरोधकता। आर क्या है भाई? प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध। ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और एल क्या है? चालक की लंबाई। चालक की लंबाई। और यहां से आपको देखो एक पॉइंट ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। तो आप याद रखिएगा प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा प्रतिरोधकता का मात्रक। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया। तो प्रतिरोध का होता है ओम, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर और लंबाई का होता है मीटर। मीटर से मीटर खत्म तो बताइए क्या निकला? ओम मीटर। तो याद रखेंगे प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हुआ? ओम मीटर। स्क्रीनशॉट ले। तो मिलते हैं
नेक्स्ट प्रश्न में। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद विद्यार्थी, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। और आपको हम बार बार बोलते हैं कि न्यूमेरिकल पार्ट यदि बिहार बोर्ड में आ रहा है तो कभी भी वो हार्ड नहीं हो सकता है। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा फिजिक्स में जितना भी फॉर्मूला है सबको आप एक जगह समेट के रखें। क्या अगर आप नहीं समेट पाते हैं पूरा फॉर्मूला को तो क्या हम आपके लिए वीडियो लेके आएं क्या? अगर आप नीचे कमेंट करेंगे तो हम कन्फर्म सारे फॉर्मूला का एक वीडियो में खात्मा कर देंगे। अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखें, सर हमें चाहिए सारा फॉर्मूला का एक वीडियो, दड़ा फॉर्मूला मिलेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी कमेंट लिखें और वीडियो पे 50 लाइक करें। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा कि पृथ्वी के किसी स्थान पर BH का मान, अर्थात हॉरिजेंटल में चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.1732 और स्टेड है तथा नमन कोण 30 डिग्री है, तो उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व की संपूर्ण तीव्रता B की मान की गणना करें। अरे भैया देखो कितना आसान है। BH का मान दिया हुआ है 0.1732 और स्टेड क्या है भाई? और स्टेड। और नमन कोण को हम लोग डेल से डिनोट करते हैं, इसका मान कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो लिखेंगे वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि हॉरिजेंटल में चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो होता है चुंबकीय क्षेत्र इंटू 10 डेल। तो हमको इस B का मान निकालना। देखो ध्यान से, B का मान आपको पता करना। तो बताओ B बराबर हो जाएगा BH बटे B बराबर हो जाएगा, ये गुना में इधर आएगा, किस में आएगा? भाग में 10 डेल। मान रखते जाइए। BH का मान कितना दिया हुआ? 0.1732 और डेल्टा का मान कितना भाई? 10 30 डिग्री। आगे बढ़ाइए 0.1732, 10 30 का मान शायद होता है 1/√3। अगर सही है तो बताइए 10 30 का मान 1 कितना होता है? √3। अगर √3 को ऊपर लेके जाएंगे तो बताइए कितना हो जाएगा? 0.1732 और √3 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। तो बताइए क्या हो जाएगा? 0.1732 और √3 का मान होता है 1.732। तब इसको गुना कर दें। गुना करके जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। गुना करते हैं भाई, क्या गुना करना है? कैलकुलेटर निकलिए 0.1732 गुना 1.732 आ जाएगा इसका राइट आंसर 0.29 और आएगा आगे और स्टेड। तो कैसा लगा? कुछ है क्वेश्चन में? नहीं है तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद विद्यार्थी, आइए हम लोग फिर से नेक्स्ट प्रश्न में मिलते हैं और न्यूमेरिकल वाला पार्ट है और बड़ा आसान है। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है इसे न्यूमेरिकल में कि समतुल्य धारिता किसके और किसके बीच निकालना है, ए और बी के बीच। तो जहाँ भी निकालना आराम से आप बैटरी लगा दीजिए। देखिए बैटरी लगाने से क्या फ़ायदा है आपको अभी बताते हैं। फ़ायदा यही है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि श्रेणी क्रम में धारा समान होता है। तो अगर आप बैटरी लगाएंगे तब तो पता चलेगा धारा जा रही है। और आपको पता होना चाहिए समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है लेकिन धारा अलग अलग होता है। तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोग बैटरी लगाएं। तो बताइए यहाँ पे धारा प्लस से किधर जाएगा? माइनस की ओर। तो बताइए ये धारा कितना पार्ट में बटा? 3 पार्ट में। कोई दिक्कत?
अब बताओ अगर ये 3 पार्ट में बट गया तो जितना धारा इसमें जाएगा इधर से उतना धारा इसमें जाएगा। इसका मतलब ये दोनों श्रेणी क्रम में, इसमें भी देखिए जितना धारा इसमें जाएगा उतना धारा इसमें, इसका मतलब ये दोनों भी किसमें भैया, श्रेणी क्रम में। आराम से बनेगा, देखिए कितना आराम से बन रहा। श्रेणी क्रम में होने के कारण बताओ फॉर्मूला क्या होता है, 1/C1 + 1/C2, 1/C + 1/C, दोनों को जोड़ेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 2/C। इसलिए CS बराबर, इसको ऊपर डालिए तो आ जाएगा C/2। कैसा लगा? तो जितना इसमें आएगा उतना इसमें आएगा, तो लिखेंगे सिमिलर CS बराबर C/2। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान पूर्वक देखेंगे सभी लोग, बड़ा आसानी से बन जाएगा। इन दोनों के लिए एक, इन दोनों के लिए एक। देखिए हम लोग A और B में किसी प्रकार का अभी तक छेड़खानी नहीं किए, और B और C के बीच भी किसी तरह का छेड़खानी नहीं किए। हम लोग छेड़खानी किए AC और AD और DC में। तो यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है। तो अब तो ये D पार्ट खत्म हो गया क्योंकि दोनों को जोड़ दिए हैं और इन दोनों को भी जोड़ दिए हैं। तो इसको जोड़ने के बाद कितना आया, C/2, और इन दोनों को जोड़ने के बाद भी कितना आया, C/2। ये स्टेप नंबर 1 आप मान लीजिए, स्टेप नंबर 1 बड़ा आसान है। फिर से आप बैटरी लगा दें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बैटरी लगाइए, धारा प्लस से जाएगा माइनस की, और बताइए धारा बट रहा है, कौन सा क्रम, समांतर क्रम। इसका मतलब समांतर क्रम का फॉर्मूला हो जाएगा CP बराबर C1 + C2, इसका मान C/2, इसका मान C/2। बताइए दोनों को जोड़ने के बाद CP का मान कितना आएगा भैया, C। जोड़ दीजिए, 2 से 2 खत्म, C मान। अब बताइए इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आया, C। ये है हमारा स्टेप नंबर 2। समझ में आ रहा भाई, कितना आया, C। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद आया C। ये डायग्राम में किसी प्रकार का छेड़खानी नहीं होगा। A और B के बीच तो यही रहेगा, B और C के बीच भी यही रहेगा। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आया, C। यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, ये है आया C, देख लीजिए ध्यान से, और ये भी है C और ये भी है C। इतना आपको समझ में आ रहा है। फिर से आप बैटरी लगा दीजिए। फिर से जब बैटरी लगाइएगा तो धारा बताओ किधर से किधर जाएगा, प्लस से माइनस की, इधर जाएगा इधर जाएगा। तो हमको A और B के बीच निकालना है, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ना है। इसका मतलब जितना धारा इसमें उतना धारा इसमें। ये कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। पुनः स्टेप नंबर 3 हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 श्रेणी क्रम में होने के कारण बताइए 1/CS बराबर 1/C1 प्लस हो जाएगा 1/C2। सबका मान बराबर है C और इसका भी मान है C, तो बताओ कितना आ जाएगा, 2/C। इसलिए बताओ CS बराबर आ जाएगा C/2। इतना आपको पता होना चाहिए। अब कितना आसान से बन गया। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद भी बताओ ये किसके और किसके बीच में आ गया, C का काम खत्म, अर्थात ये भी आ गया A और B के बीच में, और ये तो है ही। अब जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा बाबू साहब, ये है ऐसे, और इसको नीचे बनाते हैं। यहाँ तो A है और यहाँ क्या है भैया, B। और बताइए इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ गया, C/2, और ये तो C है। देखो ये C/2 किसके और किसके बीच लगा हुआ, A और B के बीच। ये C किसके और किसके बीच लगा हुआ, A और B के बीच। तो उम्मीद करते हैं आपको, अगर आप यहाँ पे लगाइएगा बैटरी तो आपको समझ में आएगा कि करंट बढ़ जाएगा। अगर आप करंट बढ़ जाएगा इसका मतलब ये कौन सा क्रम हो गया, समांतर क्रम। इसलिए समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है CP बराबर C1 + C2। तो एक का मान है C/2, एक का मान है C। तो बताइए क्या हो जाएगा, C/2 + C, नहीं कुछ है, देख मानिए। तो बताइए इसका एलसीएम आ जाएगा 2, इधर हो जाएगा C, इधर हो जाएगा 2C। तो बताइए कितना आ जाएगा, 3C/2। कितना आसान है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं अगर आप घर में 1-2 बार रिवीजन करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लें सबसे पहले। जय हिंद विद्यार्थी, नए साल की फिर से आपको बधाइयाँ,
आपके जीवन में तरक्की आए, आपके जीवन में खुशियां आए और आप इतना उन्नति करें कि लोगों को सोचना पड़ जाए कि ये बंदा मेहनती था। इसलिए संघर्ष कीजिए, और संघर्ष जब तक नहीं कीजिएगा तब तक इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होगा। मेहनत एक ऐसा कुंजी है जो कि अच्छों को झुका देने का काम करता है। इसलिए मेहनत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।